नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग लेकर आए हैं सेंटर ऑफ एजुकेशन के तरफ से सीजीएल जो कि एग्जाम होने वाला है 14 जुलाई से। तो उसके लिए कुछ मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, कुछ जल्दी से क्विक रिवीजन के लिए। और जो इस एग्जाम जो सीजीएल एग्जाम आने वाला है उसको अगर ये सब आप क्वेश्चन देख के जाएंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स होने वाला है। यही सब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो इसी को आप रिवाइज करके जाइए क्योंकि लास्ट समय बच रहा है। तो लास्ट समय में अच्छा वाला वीडियो देखिए और ये एग्जाम के पहले एक बार जरूर देखिए। बहुत ही मेहनत से बनाया गया है ये, और इस टाइप का और बेहतर क्वेश्चन डेली एक सेट आपको हम जरूर देंगे एग्जाम के पहले तक। और एग्जाम के जैसे ही स्टार्ट होगा तो उसका हम रिव्यू भी देंगे कि कैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सीजीएल के लिए। सीजीएल रिवीजन बैच है आपका ये। इसमें मैथ का मॉक टेस्ट पहला सेट होगा आज, पहला फर्स्ट सेट होगा जिसका सटीक और फास्ट सॉल्यूशन करवाया जाएगा। तो ये देख लीजिए, एग्जाम के पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखने में बहुत ही आपको पढ़ लीजिए, लगेगा कि है क्वेश्चन में है दम। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। x टू द पावर y टू द पावर z इज इक्वल टू 1, y टू द पावर z टू द पावर x इक्वल टू 1 to 5, इतना इतना। तो आपसे पूछ रहा है 9x प्लस 10y माइनस 18z। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, ये क्वेश्चन आप उलझ के रह जाइएगा, नहीं बन पाएगा। आप एकदम एक लॉजिक से क्वेश्चन को समझेंगे, हार्ड क्वेश्चन को इजी तरीके से कैसे सोल्व करना है ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिए, काफी अच्छा अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। अब आप ये क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन आपको देखते एक साथ लगेगा कि पता नहीं क्या करना होगा इस क्वेश्चन के लिए। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले वन आना लिख रहा है। तो भाई आप देखो, एक किसी का पावर कुछ भी लिख, मतलब अगर वन लिखा हुआ है तो या तो पावर जीरो कर दे, किसी भी नंबर का पावर या तो जीरो कर दे तभी वन होगा, नहीं तो बेस का वैल्यू वन रहेगा तभी आपका ये पूरा का पूरा वन रहेगा। तो हम अगर इसको लिखना चाहते हैं तो एक्स का पावर बाई का पावर जेड है इज इक्वल टू वन। इसका मतलब या तो हम बाई जेड को जीरो बना लें या तो एक्स को वन बना लें, यही आप कर सकते हैं। तो एक्स को जैसे ही हम वन बनाएंगे, देखिए एक्स का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू वन। तो अपना एक्स वन का पावर बाई जेड कुछ भी रहेगा तो आपका वैल्यू वन मिल जाएगा। पहला कंडीशन यहां से समझ में आया, क्लियर है। दूसरा कंडीशन ये समझ में आ रहा है कि बाई का पावर जेड है और उसका पावर एक्स है और इसके बदले 125 लिखा है। और 125 लिखने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि 5 का पावर 3 होता है। ये 125 जो होता है 5 का पावर 3 होता है। अब आप एक बात को समझिए, यहाँ पर मैंने एक्स का वैल्यू 1 रखा है, तो यहाँ भी तो एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा। और इसका मतलब क्या है कि जेड का वैल्यू आपको 3 मिल रहा है और वाई का वैल्यू आपको 5 मिल रहा है। तभी तो आप ऐसा संभव है कि जेड का वैल्यू 3 और बाई टू द पावर वाई का वैल्यू आपको 5 मिल रहा है। समझ में आ रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं और एक लास्ट वाले टर्म को समझते हैं। जेड इज इक्वल टू बाई का पावर एक्स, है ना, बाई का पावर एक्स इज इक्वल टू 243। 243, देखिए 243। अब देखिए जेड का जो वैल्यू हमने बोला 3 है और y का वैल्यू बोला 5 है और इसका वैल्यू 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी अपना 3 का पावर 5 ही है। तो हम यहाँ से हम कैलकुलेट कर लिए, यहाँ से हम निकाल लिए कि अपना x का वैल्यू 1 निकल गया, y का जो वैल्यू का मिल गया, y का वैल्यू 5 और z का वैल्यू क्या मिल गया 3। और यही आपका आंसर होगा और इसी को वैल्यू को पुट करिएगा और आपका आंसर मिलेगा। चलिए पुट करते हैं कहां पर, 9 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 5, वाई का वैल्यू 5 है, माइनस 18 गुना 3। अब देखिए 50, अब 59 आ गया, माइनस 18 3 54, 54। अब ये घट जाएगा तो 5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर आप इसको नहीं समझ पाएंगे, अगर इसको आप तोड़ेंगे नहीं तो तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल रहेगा क्वेश्चन। अब देखिए जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखने में कितना भयंकर सा डरावना टाइप का लग रहा है, और इसका सॉल्यूशन आपसे पूछ रहा है कि आप एक्स का भाई हमको वैल्यू बताओ कि एक्स का मान क्या होगा। तो इसका एक्स का मान बिल्कुल निकाल पाएंगे, बस हम इसको क्या करेंगे, सही तरीके से लिख देंगे। 1 + 1/2 का वैल्यू होता है 3/2, क्या हो जाएगा 3/2। अगला को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5/4। अगला को सोल्व करेंगे तो 7/6। अगला को सोल्व करेंगे तो 9/8। ठीक है, माइनस वाला टर्म भी इसी में मल्टीप्लाई है, तो माइनस वाले टर्म को आप सोल्व करें तो क्या आ जाएगा, देखिए यहां से 3 - 1 2/3। आगे बढ़ते हैं, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 5 में से 1 रहेगा 4/5, और फाइनल जो लास्ट वाला है इसको माइनस करेंगे तो 6/7। और इसी के इक्वल में क्या लिख दिया गया है आपका, इसी के इक्वल में लिखा है 1 + 1/x। बताइए, इसी के इक्वल में लिखा है। देखिए कैंसिल हो रहा है, 3/2 2/3 कैंसिल हो गया, 3/2 और 2/3 कैंसिल हो गया, 4/5 और 5/4 कैंसिल हो गया, 7/6 6/7 कैंसिल हो गया, बच क्या गया 9/8। तो हम लिख लेंगे 9/8 - 1 = 1/x। ये कैंसिल हो, ये माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/8। इसका मतलब x का जो वैल्यू होगा 8 आपका आंसर होगा, x का वैल्यू 8 आपका आंसर होगा। और ये ऑप्शन नंबर बी आपका कहता है, ये ऑप्शन नंबर बी आपका कहता है 8। बस इसको कुछ नहीं करना था, इसको सोल्व कर देना था और ये एग्जाम में आएगा। और ऐसा नहीं कि ये एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल इसी टाइप का लॉजिकल क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा। वीडियो देखिए, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि वीडियो कितना अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्वेश्चन का लेवल को पहचानिए। कर रहा है दो संख्याओं का सम 59 दिया हुआ है, दो संख्या है जिसका सम आपको 59 दे दिया है, तो 59 इसका मतलब x + y का वैल्यू आपका 59 है। और क्या बोला है, उसका मल्टीप्लीकेशन 1150 दिया हुआ है, यानी x और y का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1150। अब पूछ रहा है उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, पूछ रहा है उनके वर्गों का योग। वर्गों का योग मतलब आपसे पूछ रहा है x² + y²। क्या पूछ रहा है, x² + y², वर्गों का योग, सम ऑफ देयर ऑल नंबर। ठीक है, तो अब यहां से क्या होता है, इसका बराबर हम लिख सकते हैं x + y का होल स्क्वायर, x + y का होल स्क्वायर -2xy। यही होता है x² + y² का मान। उनके कह रहा है कि फाइंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, इसके स्क्वायर का जोड़ निकालना है तो यही निकालेंगे। अब देखिए 59 का स्क्वायर, अगर जिसको नहीं आता है तो 59 का स्क्वायर लिखेंगे, -2 × 1150। 59 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 9 × 9 = 81, 9 × 5 = 45, 2 × 90, 90 और 8 = 98, बाकी बच गया 9, और 25 और 9 कितना हो जाएगा 34, यही आ जाएगा। और माइनस इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 11 दूना 22 = 2300। बस घटाना है और आपका आंसर लाना है। 2300 आपको इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 1181, 1181। और देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, कितना शानदार था। अब यहाँ पर आपका प्रॉब्लम कहाँ आ गया, 59 के स्क्वायर में। कुछ बच्चा 59 को स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेगा, 59 × 59 करेगा, टाइम अपना लॉस करेगा और अपना टाइम बर्बाद करेगा। मैंने क्या किया, बस एक तरीके से जो मैंने इसका स्क्वायर करने का वीडियो भी बना के रखा है, जो कि आप वीडियो को स्क्रॉल कीजिएगा, नीचे जाइएगा तो आपको स्क्वायर का वीडियो मिल जाएगा, तो आप वहां से भी ये सीख सकते हैं। तो अगर आप कम समय में अच्छा कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप मेरा कुछ वीडियो जो पहले डाला जा चुका है यूट्यूब चैनल पर, तो उसको जाके देखिए और आप कैलकुलेशन अच्छा कर पाइएगा। ये कैलकुलेशन काफी अच्छा था, काफी टाइम लगने वाला कैलकुलेशन था, उसको मैंने इजी से किया और आपका आंसर आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या में से लड़कियों की संख्या दिया हुआ है 83.1/3%। इसको अगर आप तोड़ना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं,
इसको अगर आप तोड़ना चाहेंगे 83.1/3%, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 तिया 24 है ना, 240, 250/3% है ना। और परसेंट का मतलब डिवाइडेड बाई 100 होता है, आप इतना लिख सकते हैं 250। ठीक है, देखिए ये है 250, ठीक है, 250/3। अब इसको क्या करना है, अगर हम 3 दिया हुआ है, समझिए बात को, अगर 3 दिया हुआ है, कहने का मतलब ये परसेंट में, अगर हम इसको परसेंट को हटा दें तो इसको लिख सकते हैं 250/3। इसको लिख सकते हैं 250/3। सबसे पहले अगर इसको आप तोड़ना सीख गए तो आप क्वेश्चन को इजी तरीके से बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन देखिए, इस परसेंट को लिख सकते हैं 250/300। इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि टोटल जो स्टूडेंट होगा अपना टोटल जो स्टूडेंट होगा वो 300 मैंने माना, तो इसमें से गर्ल जो हो जाएगी 250 हो जाएगी, और बॉय जो हो जाएगा अपना 50 हो जाएगा। बॉयज कितना हो जाएगा 50। अगर मैंने कहा कि 83.1/3% गर्ल्स है, इसका मतलब इसको मैंने तोड़ा तो 250/300 आया, फ्रैक्शन में तोड़ा तो 300 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मैंने मान लिया, तो 300 में गर्ल 250 और इसमें 50 लड़का। कहता है यदि कक्षा में 60% लड़के, 60% लड़के और 80% लड़कियां उपस्थित है, मतलब प्रेजेंट है, तो कक्षा में विद्यार्थियों बताइए कितना प्रतिशत विद्यार्थी अनुपस्थित है। अनुपस्थित मतलब प्रेजेंट है ही नहीं, तो प्रेजेंट नहीं है, तो आप बताइए अगर 60% लड़का प्रेजेंट है तो 40% लड़का प्रेजेंट नहीं है, तो लड़का ये है और उसमें 40% प्रेजेंट नहीं है, 40% का मतलब ये हो जाएगा, हट जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 20 बच्चा। और ये कह रहा 80% लड़कियां प्रेजेंट है तो 20% लड़कियां प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब इसको कटा लीजिए तो आ जाएगा 25 दूना 50, 50 बच्चा आपका प्रेजेंट नहीं है। 50 बच्चा प्रेजेंट नहीं है लड़की में, तो टोटल कितना बच्चा प्रेजेंट नहीं है, तो 70 बच्चा। तो पूछ रहा है कि कितना परसेंट अब्सेंट है, तो परसेंट अगर निकालिएगा तो कितना बच्चा, 70 बच्चा, परसेंट निकालना है तो गुना 100, टोटल बच्चे कितने थे तो 300, और ये कैंसिल करा लीजिए, इस तरह से आपका आएगा 70/3%, 70/3%, यही आपका आंसर हो। कितना परसेंट बच्चा प्रेजेंट नहीं है, कितना परसेंट बच्चा प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल है, इसको समझिएगा आपको मजा आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में दो ट्रेन, एक 42 किलोमीटर के स्पीड से चल रही है, एक 57 किलोमीटर की गति से चल रही है, और एक दूसरे को यूं ऐसे क्रॉस करती है, एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करती है, तो उसको 18 सेकेंड का समय लगता है, जबकि एक ट्रेन की लंबाई 270 है, दूसरे ट्रेन की। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है तो क्रॉसिंग में लगा टाइम बराबर क्या होता है, तो क्रॉसिंग में लगा टाइम बराबर सब दिन से यही होता आ रहा है, रिलेटिव डिस्टेंस बाय रिलेटिव वेलोसिटी। सब दिन से यही फॉर्मूला चलते आ रहा है, दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो रिलेटिव जो टाइम लगेगा वो कितना, तो रिलेटिव डिस्टेंस बाय रिलेटिव वेलोसिटी। अब रिलेटिव डिस्टेंस की बात देखिए, इसको कितना लग रहा है 18 सेकेंड। रिलेटिव डिस्टेंस वो किस डिस्टेंस को क्रॉस करेगी, तो एक तो 270 मीटर के ट्रेन को क्रॉस करेगी, और दूसरा नहीं मालूम उस ट्रेन को क्रॉस करेगी, दोनों का जुट जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी भी जुटेगा क्योंकि एक दूसरे की क्रॉस कर रही है इस अपोजिट डायरेक्शन में, तो 57 और 42 को ऐड कर दीजिएगा तो 99 आ जाएगा।
बस आपको यूनिट पर ध्यान देना है कि कौन सा किलोमीटर पर आवर में है, कौन सा मीटर पर सेकंड में है। तो 99 है, ये मीटर में है, ये मीटर में, ये भी ये सेकंड में है, तो इसको हम क्या कहेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिए 18 से कैंसिल हो जाएगा, 99 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 5 बार में, तो आ जाएगा 270 प्लस x इज इक्वल टू, है ना, यहाँ से अगर 100 रहा तब 95, तो 495 आ जाएगा, और x का जो वैल्यू आ जाएगा 495 माइनस 270। अब देखिए 5 में से 0 घट गया तो 5 बच जाता है, 9 में से 7 2 और 2, 225 मीटर का अगला ट्रेन होगा, और ये 225 मीटर का नेक्स्ट ट्रेन होगा, जो ऑप्शन नंबर इतना में दिया गया है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने में। चलिए बहुत नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक किसान ने 9 घंटा में जाना है 61 किलोमीटर, और कहता है कुछ भाग 4 किलोमीटर के स्पीड से गया, कुछ भाग 9 किलोमीटर के स्पीड से गया, तो पैदल कितना चला। तो पैदल कितना चला, मान लेते हैं पैदल x चला। अगर x को हम 4 के स्पीड से जा रहे हैं और हमें जाना है टोटल 61, तो 61 माइनस x डिवाइडेड बाई 9। पहला हमको इतना टाइम लगा, फिर से मेरे को इतना टाइम लगा, वो टोटल मिला के मेरे को 9 आवर लग रहा है। तो मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ कि 9 आवर का मेरे को टाइम लगा। 1 किलोमीटर पैदल गए 4 के स्पीड से, 61 माइनस 6 किलोमीटर गए 9 के स्पीड से, इसलिए मेरे को टोटल 9 आवर का टाइम लगा। और इसको सोल्व करिएगा तो आ जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 9x, ये आ जाएगा 61 इंटू 4, 6 चौका 24, है ना, 244 माइनस 4x इज इक्वल टू 9। अब यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 5x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 9 छक 54, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 9 छक 54, 9 तिया 27 और 5 32 माइनस 244। इसको सही से घटाइएगा तो आ जाएगा 0, यहाँ से 32 में से 24 घट जाएगा तो 8 आ जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से x इक्वल टू 16 किलोमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 16 किलोमीटर। और ऑप्शन नंबर ये सी में दिया हुआ है, 16 किलोमीटर के डिस्टेंस को वो क्या किया जाएगा, करेगा 16 किलोमीटर के डिस्टेंस को वो पैदल जाएगा, बाकी के डिस्टेंस को वो क्या करेगा, पैदल नहीं जाएगा, ठीक है, साइकिल से जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए बी की क्षमता का अनुपात दे दिया है, ए और बी, और इसके कैपेसिटी का जो रेशियो दिया हुआ है 7:5। देखिए ये दे दिया है, कहता है एक साथ कार्य करते हुए ये जो है 17.5 दिनों में कर सकते हैं। अगर दोनों मिल के काम करता है तो 17.5 दिनों में कर सकता है। तो बताइए ए का 60% कितने दिनों में। ए का आप सबसे पहले 100% ही निकालिए। तो अगर हमको ए के बारे में पूछता है तो हम हमारा ए का कैपेसिटी को नीचे लिख दीजिए, इसके बारे में पूछ रहा है, ये निकल गया। अब दोनों का कैपेसिटी कितना है, 12 कैपेसिटी वाला कितना दिन में कर रहा है, तो 17.5 दिन में। 17.5 दिन का मतलब होता है 35/2 दिन, तो कितना 12 कैपेसिटी वाला 35/2 दिन में कर रहा है। ये करेगा, इसका मतलब ये क्या होता है, ए का निकल गया, ये 100% कैपेसिटी। तो अब 100% का नहीं 60% पूछ रहा है, तो 60% काम कितने दिन में करेगा, तो 60% काम 60/10 दिन में करेगा। अगर कैंसिल कराना चाहते हैं तो ये 6 बार में कैंसिल हो गया, ये 7 × 5 = 35 कैंसिल हो गया। और अगर कटाना चाहते हैं तो कैंसिल होएगा 5 बार में, और ये 3 बार में, 18 दिन, 18 दिन लगेगा आपको। और 18 दिन ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही बनाएंगे। ये अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन रह सकता है। कहता है एक आदमी ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभाजित करता है कि उसके पुत्र और पत्नी के का जो रेशियो है 3:2, 3:1 सॉरी, उसका सन और वाइफ का जो रेशियो है भाई वो दिया हुआ है कितना, 3:1।
3:1। और आगे पढ़िए, फिर कहता पत्नी और उसके पुत्री का जो रेशियो दिया हुआ है ये भी 3:1 है। वाइफ और डॉटर का जो रेशियो दिया हुआ वो भी 3:1 है। और जब हम इस टाइप के क्वेश्चन को बनाते हैं तो इसमें दिखता है कि हमारा 3:1 है, यहाँ पर दोनों को इक्वल कीजिए, यहाँ वाइफ है यहाँ भी वाइफ है, दोनों चेंज है, इसका मतलब इसको इक्वल करने के लिए कितना से गुना करेंगे, 3 से, तो आ जाएगा 9:3, 3:1, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, आगे कहता है यदि पुत्री को पुत्र से इतना रुपया कम शेयर मिलता है, पुत्री को पुत्र से मतलब सन को, है ना, सन से इसको डॉटर को कितना कम मिल रहा है रेशियो में, तो 9 और 1 का रेशियो घटा लीजिएगा तो 8 रेशियो, 8 कम मिल रहा है, लेकिन पैसा कितना कम मिल रहा है, 8 बराबर 1000 या 10,000, 10,000। तो कहता है पूरी संपत्ति का, पूरा संपत्ति का क्या वैल्यू बताइए, टोटल वैल्यू बताइए। आप बताइए टोटल वैल्यू कितना है, 9, 3, 12 और 1, 13। टोटल वैल्यू कितना है, 13। क्यों 13 है, तो बेटा को मिल रहा है 9, पत्नी को मिल रहा है 3 और डॉटर को मिल रहा है 1। तो 8 का वैल्यू दिया हुआ है 1000, तो आपको 13 का वैल्यू पूछ रहा है, और जब 13 का वैल्यू पूछता है तो डिवाइडेड बाई 8 इंटू 13 करते हैं हम लोग, और 8 से ये डिवाइड करिएगा तो आपका आ जाएगा 125, 1250 आ जाएगा। इसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 0, 13 पचे 65 का 5, बाकी बच गया 6, 13 दूना 26 और 6 कितना हो जाएगा 32, बाकी बच गया 3 और 13 और 3 16, 16,250 आपका आंसर होगा। 16,250 कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया हुआ है। तो कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, टेबल भी आना चाहिए, हिंदी में आए इंग्लिश में आए मैटर नहीं करता, आपको टेबल आना चाहिए। मैंने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से किया है, आप भी देख के कीजिए, समझ में आएगा अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में क्या कर रहा है, एक ट्रायंगल बना दीजिए, ट्रायंगल में नाम दे दीजिए एबीसी। उसके बाद कह रहा है कि एक लाइन जो है इसका बाइसेक्टर है जो डी पर कट करता है, इसका जो वैल्यू दिया हुआ है 7 है, इसका जो वैल्यू दिया हुआ है पीसी का जो वैल्यू दिया हुआ है पूरा का पूरा 10, तो अपना जो ये जो वैल्यू है एसी का 8 दिया हुआ है। और जब इसको कोई बाइसेक्ट करता है तो अपना बीडी की वैल्यू पूछ रहा है, बीडी का एकदम थ्योरी को ध्यान में डालिए और आपका समझ में आएगा। थ्योरी ये कहता है कि जब हम इस टाइप के क्वेश्चन को बनाते हैं, ट्रायंगल है और ट्रायंगल में अगर कोई एंगल को बाइसेक्ट करता है जी, तो इस सामने वाले को उसी रेशियो में बांटता है जो कि ये दोनों के बीच का रेशियो होगा। तो ये दोनों के बीच का रेशियो 7 और 8 है, तो 15 हो जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा 8x, यानी कि टोटल मिला के 10 है, तो 15x, 8 और 7 15, 15x बराबर 10, तो x बराबर 10/15। लेकिन पूछ क्या रहा है 7x, तो 7x बराबर गुना 7, और यही आपका आंसर होगा, 70/15 आपका आंसर हो जाएगा। अगर कटाना चाहते हैं तो यहाँ से कटा लीजिए 2 बार में, यहाँ से 3 बार में, 7 दूना 14/3 कहाँ है, 14/3, 14/3 ऑप्शन नंबर 4। बस ये थ्योरी याद रखना कि दोनों के बीच का जो रेशियो होगा वही सेम रेशियो इन दोनों के बीच का होगा, और आपका आंसर आ जाएगा। और इस पर बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब ये देखिए क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का, ये फेवरेट क्वेश्चन 72 से डिवाइड करवाता ही है, और 72 से डिवाइड कराने का मतलब होता है 9 और 8 का डिजिबिलिटी रूल यूज करना। 9 और 8 का डिजिबिलिटी रूल ये कहता है, और x और y भी बराबर नहीं है, तो 9 और 8 का डिजिबिलिटी रूल ये कहता है, 8 का कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट आपको 8 से कटना चाहिए, और लास्ट में 3 डिजिट में है 9y6, और 8 के जगह पर क्या रखे, देखिए 8 से कटाएंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ 1, यहाँ पर y के जगह पर क्या रखे कि कट जाएगा 6 आ जाएगा, तो y के जगह पर हम क्या ऐसा रखे कि हमारा आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या बनाएंगे, जैसे यहाँ पर अब आ गया 1y6। अब देखिए 8 से अगर आप कटाना चाहते हैं और 6 कोई नंबर है, तो अगर आप यहाँ पर 1 रखेंगे, सपोज 1 रखेंगे, तो यह आ जाएगा 8, 3, 36 नहीं कटेगा। 2 रखेंगे, ध्यान से देखिएगा, बारी बारी से उसको सोचिएगा, अगर 2 रखेंगे
तो आ जाएगा 4 46, तब भी नहीं 8 से कटेगा। 3 रखिएगा, तो इसी तरह से सोच के बनाइएगा। अगर आपको जल्दी बनाना है तो और इजी तरीका बताएंगे। पहले 3 रखिएगा, ठीक है। तो 8 से 13 5 56, 8 सते 56। यहाँ पर देखिए 3 रखने से आपका ये वैल्यू कट जा रहा है, और भी आगे कुछ वैल्यू रखने से कट जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ेंगे तो आंसर ये क्या करेगा, कटेगा और आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे भी 8 से यहाँ कटाना है तो 56 कटता है, 8 से कौन कटेगा, 8 सत्ते 56, ठीक है। तो 3 रखेंगे। अब जैसे ही यहाँ पर आप 3 वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से x का मान आ जाएगा। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि आपको सभी संख्याओं का जोड़ 9 से कटना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप यूं ही बना लेंगे अच्छी तरीके से। एक क्वेश्चन कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन कहता है, रेशमा इतना रुपया की 2 वस्तुएं ए और बी खरीदा, मतलब 1734 रुपया में 2 वस्तु खरीदा है इसने। ए और बी जो है खरीदा है 1734 रुपया में, और ये इसका कॉस्ट प्राइस है आपका। आगे बढ़ते हैं, कहता है ए को 16% हानि पर बेचता है जबकि बी को 20% लाभ पर बेचता है और दोनों का विक्रय मूल्य समान है। देखिए ए को अगर हानि पर बेचेगा तो मतलब 84% में बेचेगा, दूसरे को अगर लाभ में बेचेगा बी को 20% तो 120% में बेचेगा। और परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया। यहाँ से रेशियो अगर आप निकालना चाहते हैं तो ये 4 से कट जाएगा 30 बार में, और ये कट जाएगा 21 चौका 84। अगर 3 से कट जाएगा 7 बार में, 10 बार में। तो ए और बी का जो आपका रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 10:7। क्या आ जाएगा, 10:7 आपका ये रेशियो आएगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कहता है यदि ए को इतना रुपया में बेचा जाए, और ये जो रेशियो आएगा ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा। क्या किसका रेशियो आएगा, कॉस्ट प्राइस का। तो 10 और 7 यहाँ से निकालेंगे, 10 और 7 17 का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है कितना, 1734। और अगर आप इसको कटाते हैं तो आगे जाएगा 102, 1 का वैल्यू 102, तो ये आपका आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 1020, और अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूना 14। हालांकि ए के बारे में बात कर रहा है तो बी के बारे में हमको निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर तो बताइए ये इतना रुपया में इसको खरीदा था, ए जो है इतना रुपया में खरीदा था, और ए जो है 1147 रुपया 50 पैसा में बेच रहा है, तो फायदा कितना का हुआ है। तो प्रॉफिट बराबर अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि 1147 रुपया 50 पैसा माइनस 1020 रुपया। इस तरीके से अगर हम 20 रुपया माइनस कर लेते हैं तो आपका आ जाएगा 127 रुपया 50 पैसा, यही आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है, कर रहा है ए पर जो है लाभ परसेंट निकाल दीजिए। तो परसेंटेज प्रॉफिट की बात करेंगे तो हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय परसेंटेज कितना से, तो 10 तो 20 रुपया। और ये अप्रोक्स में आपका आंसर आ जाएगा, कटा लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल करवाइएगा। और आप अप्रोक्स में लगता है 12.5 आता है शायद, इसको कटाइएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो बस इसमें बचा खुचा क्या है था, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बचा था। तो कैलकुलेशन का ही क्वेश्चन था, तो कैलकुलेशन बचा हुआ था, इसमें हमने कैलकुलेशन किया और आपका सीधा आंसर आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की 2 जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को बाह्य रूप से मिलते हैं। एक वृत्त है, इस पर 2 जीवाएं हैं, एक जीवा ये है और दूसरी जीवा ये है, और एक दूसरे को कहां पर मिल जाता है, पी पर। एक दूसरे को पी पर मिलता है और कहता है पहला जीवा ए बी था आपका, दूसरा जीवा सी डी है, और ये आगे जाके मिल जा रहा है। जब भी 2 जीवा एक दूसरे से मिलता है, और आज ही हमने क्लास में पढ़ाया है इस बात को, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को लिखेंगे एपी गुना बीपी बराबर सीपी। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या होता है, ये अपना फॉर्मूला एपी गुना बीपी बराबर सीपी गुना डीपी, यही होता है।
तो अब इसमें जो जो दिया हुआ वो लिख लीजिए। पहले ए बी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना 7, तो आप लिख लीजिए इसका 7 दिया हुआ है। बीपी का जो वैल्यू दिया हुआ है 4.2, और क्या दिया हुआ है, पीडी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 2.8, और आपको ये वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ये आपको निकालना है। ये भी देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेशन है इसमें भी। तो एपी का जो वैल्यू होगा यहाँ पर देखिए पुट करिएगा, एपी का जो मान होगा तो दोनों को ऐड करने के बाद एपी जो हो जाएगा दोनों 7 और 4 11, 11.2 गुना एपी गुना बीपी, और बीपी का जो वैल्यू है 4.2 इज इक्वल टू सीपी। सीपी का मतलब हो जाएगा 2.8, यहां से हो जाएगा x प्लस 2.8 और इंटू 2.8। बस यही आपका आंसर होगा। जो कट रहा है उसको कटा लीजिए। देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 7 से कैंसिल होगा, 14 से कैंसिल, 14 दूना 28, 14 तिया 42, और कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है 5.6 से। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाएगा 6 तिया 18 और 5 तिया 15, 1 16 माइनस 2.8 इज इक्वल टू एक्स। एक्स इज इक्वल टू आपका आ गया 14। क्या आ गया 14। आपसे वही पूछ रहा है, एक्स का ही मान पूछ रहा था, सी डी का मान बताइए 14, और ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। तो बस कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन करना है आपको। और अगर वीडियो अच्छा लगा है, क्वेश्चन अच्छा लगा है, क्वेश्चन बताने का तरीका अच्छा लगा है, तो इसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो और भी इस टाइप का वीडियो और भी अच्छा क्वेश्चन, कैलकुलेटिव क्वेश्चन लेकर आएंगे और इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।